नमस्कार। खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। राहुल गांधी इस समय अमेरिका दौरे पर हैं। 3 दिन की उनकी अमेरिका की यात्रा है और जैसा कि पहले भी हुआ है, जब भी राहुल गांधी विदेश गए हैं और वहां से उन्होंने जो संबोधन दिया है, जिस तरह से उन्होंने भारतीय समुदाय या वहां के मीडिया को संबोधित किया है, उसके बाद बीजेपी बहुत परेशान हो गई और एक बार फिर इस बार भी बीजेपी की परेशानी सामने नजर आने लगी है, क्योंकि इस बार राहुल गांधी ने सीधे सीधे मोदी को अमेरिका से खुला चैलेंज दे दिया है। आप जानते हैं कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के तौर पर, मतलब उनकी पहली यात्रा है अमेरिका की, जो वो नेता प्रतिपक्ष बनकर गए हैं। जाहिर है वहां के लोग, वहां का जो भारतीय समुदाय है, इसके साथ साथ वैश्विक समुदाय भी राहुल गांधी को अब और अधिक गंभीरता से सुनने लगा है और उनकी बातों पर विचार करने लगा है। और बीजेपी की सबसे बड़ी परेशानी यही है कि राहुल गांधी को लोग आखिर सुन क्यों रहे हैं। देश में यानी भारत में जिस तरह से उन्होंने 2-2 भारत जोड़ो यात्राएं की, उसका जो नतीजा निकला वो आप लोगों ने देख लिया है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उसका कितना बड़ा झटका लगा। और बीजेपी अभी समझ रही है कि राहुल गांधी का महत्व, राहुल गांधी का जो राजनीतिक कद है वो कितना बढ़ चुका है, क्योंकि लोग उनकी बातों को अब बहुत गंभीरता से लेने लगे हैं। और बीजेपी ने उनकी छवि खराब करने की इतनी कोशिश जो 10 सालों में, 11 सालों में की, उन सब पर खुद राहुल गांधी ने पूरी तरह से पानी फेर दिया है। लेकिन बीजेपी अभी भी अपनी इस हरकत से बाज नहीं आ रही है। राहुल गांधी की जो बातें हैं उनको गलत तरीके से बताना या उनका गलत संदर्भ निकालना या उनकी बातों के आधे अधूरे हिस्से को निकालकर उसको गलत उसका मैसेज देना जनता के बीच, ये सारे काम बीजेपी का आईटी सेल अब भी कर रहा है। और खुद अमित मालवीय जो आईटी सेल के हेड हैं, बीजेपी आईटी सेल के, वो इस काम में लगे हुए हैं। सैम पित्रोदा जो कि ओवरसीज भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनका एक बयान है, उसको लेकर बीजेपी और अमित मालवीय इस समय हंगामा मचाए हुए हैं। अब वो बयान मैं आपको सुनाऊंगी, लेकिन सबसे पहले हम सुन लेते हैं कि राहुल गांधी ने डलस में जो भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए जो कुछ खास बातें कही, उनसे बीजेपी किस तरह से परेशान हो गई। 16-17 मिनट का ये भाषण है जिसको कि आप सोशल मीडिया पर जाकर देख सकते हैं। लेकिन इस समय हम आपको उस भाषण के थोड़ा सा जो अंश है उसका वो सुना देते हैं, उसके बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आपको बता दूं हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमलेंदु उपाध्याय जी, जो कि हमारे ऑनलाइन एडिटर भी हैं। हम उनसे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले अभी हम देख लेते हैं कि राहुल गांधी की बातों से आखिर किस तरह बीजेपी को परेशानी हो रही है और राहुल गांधी ने किस तरह मोदी को चैलेंज कर दिया है। सुनते हैं क्या बोला है राहुल गांधी ने। And he gave a list of 3 or 4 things that define what a leader of opposition is supposed to do. This is true. One can say that those are all elements of the job. But while he was speaking, I was thinking to myself, actually, that is not really my role. Those are maybe my responsibilities. But my role is broader and bigger than that, and in many ways simpler than that. And while he was speaking, I thought to myself, if I'm going to speak to people of Dallas, I need to be clear about what my role is. And so I'd like to tell you that I believe my role is injecting the values of love, respect, and humility in Indian politics. I think what is missing in our political system and across parties, love, respect, and humility. Love to all human beings, not necessarily only of one religion, one community, one caste, one state, or to those who speak one language. Respect to everybody who is trying to build an India, not just the most powerful, but तो
राहुल गांधी ने यहाँ पर एक बहुत लंबी राजनीतिक तरीके से एक लाइन खींच दी है जिसको मिटा पाना अब मोदी के लिए मुश्किल हो गया है। आपने सुना राहुल गांधी ने 3 मूल्यों की यहाँ पर बात की, प्यार, सद्भावना और विनम्रता। यह प्यार, इज्जत या विनम्रता, आप उसको कुछ भी बोल ले। राहुल गांधी ने ये बताया है कि ये जो तीन मूल्य हैं, ये जो भारतीय राजनीति से, और ऐसा नहीं कि केवल बीजेपी की बात, यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि हर पार्टी से ये मूल्य जो है वो खत्म होते जा रहे हैं हर पार्टी में, और यहाँ पर मेरी ये भूमिका है। क्योंकि एक और वो नेता प्रतिपक्ष के तौर पर वो अपनी जिम्मेदारी से भी बिल्कुल वाकिफ है कि उनको क्या करना चाहिए, नेता प्रतिपक्ष के तौर पर विपक्षी वहां पर क्या भूमिका है संसद में, इससे वो वाकिफ है और राहुल गांधी उसको निभा भी रहे हैं। लेकिन वो यहाँ पर अपनी भूमिका से बढ़कर मतलब अब वो ये बता रहे हैं कि और जिम्मेदारियों से बढ़कर उनकी भूमिका क्या है, क्योंकि भारतीय राजनीति में आज इन 3 चीजों की वो सख्त कमी महसूस कर रहे हैं और उनका ये मानना है कि इन 3 मूल्यों को हमको फिर से भारतीय राजनीति में स्थापित करना है, प्यार, इज्जत और उसके साथ साथ सद्भावना या विनम्रता। क्योंकि राहुल गांधी ये मान रहे हैं कि ये तीनों चीजें भारतीय राजनीति में नहीं है और इसका खामियाजा कहीं ना कहीं कमजोर तबकों के लोगों को उठाना पड़ रहा है। राहुल गांधी की इन बातों का क्या कोई जवाब मोदी दे पाएंगे? यही इस समय राहुल गांधी ने एक जो बड़ा चैलेंज जिसकी मैं बात कर रही हूँ ये मोदी को दे दिया है। क्योंकि मोदी जब भी बात करते हैं, आप उनके भाषण सुन लीजिए, अहंकार से भरे हुए, मन की बात करने वाले, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं वैसा कर सकता हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, उसमें कहीं भी विनम्रता नहीं झलकती, उसमें एक अहंकार झलकता है। जिस अहंकार की ओर राहुल गांधी बहुत लंबे समय से मोदी को आगाह करते आए हैं कि ये अहंकार कहीं किसी को भी नहीं छोड़ता, रावण तक को इसने नहीं छोड़ा, आप संभल जाइए। लेकिन बीजेपी नहीं संभल रही, मोदी नहीं संभल रहे और वो अभी भी राहुल गांधी पर अटैक करने में लगे हुए हैं। राहुल गांधी ने आज अपने भाषण में उस अभय मुद्रा का भी जिक्र किया जो उन्होंने संसद में भी कही थी ये बात, तो और इसके साथ साथ उन्होंने आरएसएस को लेकर भी कहा कि आरएसएस जो है वो भारत को एक विचार मानती है और हम ये मानते हैं कि भारत में बहुत सारे विचार है। यानी राहुल गांधी भारत में जो विविधता में एकता है उस मूल्य को वहां पर बता रहे हैं, उसकी खासियत बता रहे हैं। और बीजेपी को ये बात भी नागवार गुजरी और गिरिराज सिंह जैसे बीजेपी सांसद तुरंत ही हमलावर हो गए। ऐसा लगता है कि ये सारे लोग बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है राहुल गांधी से, या राहुल गांधी का डर इन लोगों के मन में इतना भरा हुआ है और वो बिल्कुल इस मौके की तलाश में रहते हैं कि हम राहुल गांधी की बात को सुने, उनके जेस्चर्स को देखें और ये समझे कि कहाँ कोई एक चीज मिल जाए जिसको लेकर राहुल गांधी को घेरा जा सकता है। तो आज जो मतलब भारतीय समय अनुसार आज सुबह जो डलस में, अमेरिका के टेक्सास के डलस में राहुल गांधी ने भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए जो बातें की, अब बीजेपी उसकी चीरफाड़ में लग गई है। लेकिन क्या इससे बीजेपी यहाँ पर अपना बचाव कर पाएगी या जो उसकी कमजोरियां हैं क्या वो इस चीरफाड़ से ढक पाएंगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो आज इन्हीं सब सवालों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी नमस्कार, स्वागत आपका इस कार्यक्रम में। अमलेंदु जी, राहुल गांधी की जो बात का थोड़ा सा हिस्सा आपने सुना, बाकी आपने भाषण पूरा सुना ही है। जो बातें आज राहुल गांधी ने कही, जिस तरह उन्होंने भारत के विचार को लेकर बात की, या फिर उन्होंने आरएसएस को लेकर बात की, या उन्होंने ये कहा कि जो प्यार है वो किसी एक तबके से नहीं होना चाहिए, ये पूरे सभी लोगों से होना चाहिए, चाहे वो किसी भी भाषा, धर्म, जाति, समुदाय का हो। यानी राहुल गांधी वही बातें कह रहे हैं जो वो देश में भी लगातार बोलते आए हैं। लेकिन बीजेपी को ये बातें नागवार गुजर रही हैं। क्या कारण है कि बीजेपी राहुल गांधी की बातों से इतना डरती है, और खासकर जब राहुल गांधी विदेश में जाकर कुछ बोलते हैं? आप याद कीजिए जो कैम्ब्रिज में उन्होंने बोला, उसके पहले जो पिछले साल जब वो अमेरिका गए थे और वहां उन्होंने रेयर व्यू उसमें मिरर में जो देखने वाली बात बोली थी कि बीजेपी जो है वो पीछे की तरफ देखती है और हमको आगे की तरफ देखना है, पीछे की तरफ देखकर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। उस बात को लेकर तो उपराष्ट्रपति धनखड़ तक ने टिप्पणी कर दी थी। क्या कारण है कि राहुल गांधी के विदेश में जाते ही बीजेपी बेचैन हो जाती है? मित्रा जी, एक तो देखिए राहुल गांधी के विदेश में जाती बीजेपी की परेशानी और बेचैनी का सबसे बड़ा कारण ये है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश जाते हैं तब प्रधानमंत्री भारत की वहाँ जाकर बुराइयाँ करते हैं कि वो बताते हैं कि 2014 से पहले देश ऐसा था, 2000 पहले से ऐसा होता था, ये कमियाँ थी, 2014 के बाद ये हुआ। प्रधानमंत्री लगातार भारत के ऊपर आक्रमण करते हैं विदेश की धरती पर जाकर के, ये लगातार देखने में आया।
राहुल गांधी जब विदेश जाते हैं तो राहुल गांधी भारत पर आक्रमण नहीं करते हैं, बल्कि राहुल गांधी बताते हैं कि भारत की अच्छाइयाँ क्या हैं, भारत की खूबियाँ क्या हैं और भारत क्या है, आइडिया ऑफ इंडिया क्या है। राहुल गांधी ये बताते हैं और ये बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से भारत के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, आइडिया ऑफ इंडिया के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं और भारत की जो एकजहती है, भारत की जो राष्ट्रीय एकता और अखंडता है, उसको किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस चोट पहुँचा रहे हैं। राहुल गांधी विदेश की धरती पर जाकर भी ये बताते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि जिस नज़रिए से भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर के विदेश में भारत की छवि बनाते हैं, भारत वो नहीं है, बल्कि भारत वो है जो भारत के संविधान में निहित है, जो आज़ादी के मूल्यों में भारत की परिकल्पना की गई थी, भारत वो है और राहुल गांधी वही बताने की कोशिश करते हैं। जाहिर सी बात है समिता जी कि राहुल गांधी जिस भारत को समझाने की कोशिश कर रहे हैं विदेश में जाकर के, विदेशी धरती पर जाकर के जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत क्या है, प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का भारत के विषय में वो विचार नहीं है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की परेशानी बढ़ जाती है। क्योंकि नरेंद्र मोदी तो जाकर के बताते हैं कि 2014 से पहले भारत में जन्म लेना पाप था, ये बताने की कोशिश करते हैं, जबकि राहुल गांधी बता रहे हैं कि 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ और 26 जनवरी को जब देश का संविधान लागू किया गया तो उस संविधान में जो बातें बताई गई, असली भारत वही है जो संविधान बताता है और भारत के मूल्य उस संविधान में निहित हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने उस संविधान का विरोध किया था और आज भी भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से संविधान पर हमले कर रही है, राहुल गांधी ये बताने की कोशिश करते हैं। और आज भी राहुल गांधी ने यही बताने की कोशिश की कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से जो संविधान की मूल भावना थी उसके ऊपर हमले करने की कोशिश की और ये संविधान के ऊपर हमला भारत के मूल्यों के ऊपर हमला था और भारत की जनता ने इसलिए भारतीय जनता पार्टी को दंडित किया लोकसभा के चुनाव में। राहुल गांधी ने ये बताने की कोशिश की, तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी स्वाभाविक है और भारतीय जनता पार्टी का राहुल गांधी के विदेश की धरती पर जाकर के आइडिया ऑफ इंडिया को बताना जो है वो भारतीय जनता पार्टी को क्यों खल रहा है समझते हैं। जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी को क्यों खलती है राहुल गांधी की बातें, ये इसको समझना या डिकोड करना अब कोई कठिन काम नहीं रह गया, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि सीधी सी बात है, राहुल गांधी बात करते हैं संविधान की, राहुल गांधी बात करते हैं उन मूल्यों की जिनके बल पर आजादी के बाद भारत का निर्माण हुआ। लेकिन बीजेपी हमेशा उन मूल्यों के खिलाफ ही चलते आई है और जिस तरीके से इन लोकसभा चुनाव में संविधान को खत्म करने की बात उठी थी और जनता ने जब इस बात को समझ लिया तो उसको 240 सीटों पर लाकर समेट दिया था, ये बात बीजेपी जानती है। और राहुल गांधी ने आज अपने भाषण में ये भी कहा कि चुनाव परिणाम आने के कुछ मिनटों के भीतर ही प्रधानमंत्री और बीजेपी का डर लोगों में नहीं रहा और ये बड़ी उपलब्धियां हैं। उन्होंने बताया कि ये संविधान की जो हमने ये बता दिया था कि संविधान पर हमले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उस बात का ही ये परिणाम मिला। तो राहुल गांधी की जो बातें हैं बीजेपी को इसीलिए खलती हैं क्योंकि राहुल गांधी जो सच है, जो इस समय देश की राजनीतिक हालत है उसको बयां कर देते हैं और बीजेपी बिल्कुल नहीं चाहती कि ये चीज लोगों के सामने आए। हालांकि लोग दुनिया तो अब एक ग्लोबल विलेज बन गया और खासकर जब सोशल मीडिया आ गया है या इंटरनेट है तो आप हर जगह की खबर एक दूसरे तक पहुंचती है और ऐसे में बीजेपी जब ये आरोप लगाती है राहुल गांधी पर कि वो विदेश जाकर वो भारत का मजाक उड़ाते हैं, भारत का अपमान करते हैं, जैसे राहुल गांधी ने जब इंडियन स्टूडेंट से भी बात की टेक्सास यूनिवर्सिटी के तब वो ये उन्होंने जो जिस तरह से मैन्युफैक्चरिंग वगैरह को लेकर चीन का उदाहरण दिया, अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर, उसको भी बीजेपी अब हमलावर है और यहाँ तक आरोप लगा दिए कि आप चीन से पैसा लेकर आप वहां जा रहे हैं, आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन अमलेंदु जी सवाल ये है कि बीजेपी क्या ये मानती है कि वो जो बातें देश की राजनीति देश के भीतर कर रही है वो बाहर नहीं जा रही है? क्या लोग नहीं देख रहे? हमने देखा है पहले भी कि मणिपुर को लेकर कैसे अमेरिका तक में पूरी आवाज उठी थी या यूरोपियन यूनियन की संसद में मणिपुर को लेकर आवाज उठी थी। भारत में जो कुछ भी हो रहा है, जिस तरीके की चीजें यहाँ पर चल रही हैं, चाहे अल्पसंख्यकों पर हमले हैं या अभिव्यक्ति की आजादी को कुचलने का मामला है या जिस तरीके से यहाँ पर बार बार इंटरनेट बैन करके या कश्मीर की हालत, मणिपुर की हालत, ये सारी बातें तो पूरी दुनिया में जा रही हैं। तब क्या बीजेपी को ये समझ में नहीं आता कि इसमें भारत की ज्यादा बदनामी होती है? ये एक सवाल है मेरा आपसे। और दूसरा सवाल ये जो आरएसएस को लेकर राहुल गांधी ने ये जो बात कही कि आरएसएस मानता है भारत एक विचार है और हम मानते हैं कि भारत विचारों की विविधता वाला देश है और हम अमेरिका की तरह मानते हैं कि हर किसी को सपने देखने का अधिकार है, सबको भागीदारी का मौका मिलना चाहिए और यही लड़ाई है। अब जब वो इस लड़ाई की बात कर रहे हैं, यानी यहाँ पर राहुल गांधी
जाति जनगणना की बात नहीं बोल रहे, लेकिन वो ये जब कह रहे हैं कि सबको अधिकार मिलना चाहिए, सबको भागीदारी का हक मिलना चाहिए, तो यहाँ पर वो ये बता रहे हैं कि मोदी सरकार के दौर में ये हक जो है वो आम जनता को और खासकर जो वंचित तबके के लोग हैं उनको नहीं मिल रहा है। क्या बीजेपी इस बात को समझ रही है और इसीलिए उसको राहुल गांधी की बातें खल रही हैं? क्योंकि गिरिराज सिंह ने कहा कि आरएसएस को जानने के लिए राहुल गांधी को कई जन्म लेने पड़ेंगे, कोई देशद्रोही आरएसएस को नहीं जान सकता, जो विदेश में जाकर देश की निंदा करे वो आरएसएस को नहीं जान सकता। लगता है कि राहुल गांधी भारत को बदनाम करने के लिए ही विदेश जाते हैं। ये मतलब जो बात अभी हम कह रहे थे, उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि वो राहुल गांधी बदनाम करने के लिए विदेश जाते हैं। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है, उनका एक आधिकारिक ओहदा भी है, लेकिन यहाँ गिरिराज सिंह ने जो बातें कही हैं, क्या आपको लगता है कि आरएसएस पर ये जो चोट पड़ रही है इससे तिलमिला गई है बीजेपी? देखिए संयुक्ता जी, निश्चित तौर पे आरएसएस पे राहुल गांधी ने जिस तरीके से सीधा सीधा हमला किया, उसकी वैचारिकी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का बिलबिलाना उससे निश्चित तौर पे जायज़ है। और वो इसलिए जायज़ है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास अपना कोई विचार नहीं है, अपनी कोई विचारधारा नहीं है, उसके पास जो भी कुछ है वो आरएसएस का दिया हुआ है। तो आरएसएस पे हमला सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी हमला है। और ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी जिस विचारधारा से प्रेरित है वो विचारधारा किस तरीके से भारत विरोधी है, आरएसएस की विचारधारा किस तरीके से आइडिया ऑफ इंडिया की विरोधी है, राहुल गांधी ने समझाने का प्रयास किया है। जहाँ तक संमित्रा जी ये है कि राहुल गांधी कुछ बोलते हैं तो पूरी दुनिया में सुना जाता है, या यहाँ कुछ अगर नरेंद्र मोदी बोलते हैं तो पूरी दुनिया में कैसे सुना जाता है। आपको याद होगा संमित्रा जी कि अभी पाकिस्तान में जब इंटरनेट पे बैन लगाया गया तो वहाँ के एक मंत्री ने कहा कि आप यहाँ इंटरनेट के बैन पे बातें कर रहे हैं, भारत में यहाँ से ज़्यादा इंटरनेट बैन होता है। जी। इंटरनेट बैन होने वाले देशों में भारत जो है उस सूची में सबसे ऊपर है, जो ऊपर के हैं उन देशों में भारत आता है जहाँ इंटरनेट सबसे ज़्यादा बैन किया जाता है। तो ये तो इंटरनेशनल रिपोर्ट से वो आती हैं। आप देखिए कि यहाँ तीस्ता सीतलवाड़ के ऊपर कुछ कार्रवाई होती है, यूएन की तरफ से प्रस्ताव आ जाता है, मतलब वहाँ चिंता व्यक्त की जाती है कि यहाँ किस तरीके से अभिव्यक्ति की आज़ादी पे हमले किए जा रहे हैं, इसको लेकर के यूएन चिंता व्यक्त करने लगता है। प्रधानमंत्री यहाँ कुछ बोलते हैं भारत में, और प्रधानमंत्री जो कुछ बोलते हैं मछली मंगल सूत्र मटन पे, उसकी चर्चा पूरी दुनिया में होती है कि भारत का प्रधानमंत्री किस तरीके से अल्पसंख्यकों के ऊपर हमले कर रहा है, ये जो है वो पूरी दुनिया के अखबारों में छपता है। तो प्रधानमंत्री यहाँ कुछ बोलेंगे तो यहाँ का बोला हुआ प्रधानमंत्री का विदेश में नहीं जाएगा, ऐसा सोचना इस तरीके की कूप मंडूकता भारतीय जनता पार्टी से इसकी आशा की जा सकती है, किसी और से आशा नहीं की जा सकती। चूँकि दुनिया में ग्लोबल विलेज बन चुकी है, आप कहीं भी कुछ बोलते हैं और वो सारी दुनिया में सुना जाता है। अगर आप रूस में जाकर के पुतिन से गले मिलते हैं और जेलेंस्की तुरंत अगर हमला प्रधानमंत्री के ऊपर करते हैं कि आप जो है वो मानवता के हत्यारे के साथ गले मिल रहे थे, तो आप ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आप रूस में जाकर के पुतिन के गले मिलें और यूक्रेन में आप जाएं तो आप जेलेंस्की के कंधे पे हाथ रखें, तो दोनों को जो है दोनों को देश अलग अलग तरीके से देखेंगे, ऐसा संभव नहीं है। तो प्रधानमंत्री इस खुशफहमी में रह सकते हैं कि वो रूस में जाकर के पुतिन से गले भी मिल लें और यूक्रेन में जाकर के जेलेंस्की के कंधे पे हाथ भी रख लें और दोनों जगह उनको सराहना मिल जाएगी, तो इस गलतफहमी में प्रधानमंत्री रह सकते हैं, दुनिया नहीं रह सकती। तो प्रधानमंत्री को भारतीय जनता पार्टी को समझना होगा। राहुल गांधी ने जिस तरीके से आरएसएस के ऊपर हमले किए शर्मिष्ठा जी, ये कोई नए हमले नहीं है। राहुल गांधी लगातार आरएसएस के ऊपर इस तरीके के हमले कर रहे हैं। पूरे चुनाव में उन्होंने हमले किए और फिर जाकर के उन्होंने समझाने की कोशिश की कि आरएसएस से उनकी वैचारिक लड़ाई है, वो लड़ाई है क्या आखिर, ये बताने की राहुल गांधी ने प्रयास किया। राहुल गांधी ने बताया कि आरएसएस जो कहता है वो कहता है कि वो भारत एक विचार है, जबकि राहुल गांधी का या कांग्रेस का या जो लिबरल्स हैं या जो इस देश के संविधान में यकीन करते हैं और जो संविधान है वो कहता है कि भारत विचारों का समूह है, भारत कोई एक विचार नहीं है, कई विचारों का एक समूह है। और यही उन्होंने कहा कि संविधान भी जो है वो हमारा राज्यों का संघ है, और जिस तरीके से अमेरिका में राज्यों का संघ है अमेरिका, उसी तरीके से भारत भी राज्यों का संघ है। तो उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि किस तरीके से डाइवर्सिटी जो है वो ज़रूरी है भारत के लिए भी, और किस तरीके से डाइवर्सिटी को अमेरिका ने अपनाया है। तो हमें अमेरिका की जो अच्छी चीज़ें वो किस तरीके से लेनी चाहिए और हमें अपनी अच्छी चीज़ें को अमेरिका को बतानी चाहिए। ये भी राहुल गांधी ने वहाँ डल्लास में और टेक्सास में लोगों से कहा कि आप जब यहाँ आए हैं, टेक्सास फल फूल रहा है, तो आप भारत के विचारों को लेकर के यहाँ आइए, आप उसको फैला रहे हैं और यहाँ के अच्छे विचार जो है वो भारत को लेकर के जाइए। यानी राहुल गांधी ने ये बताने की कोशिश की कि जो भारत के अच्छे विचार हैं वो पूरी दुनिया में भारतवंशी फैलाएं
और जिन देशों में वो रह रहे हैं वहाँ के जो अच्छे विचार हैं उनको लेकर के आप भारत पे आइए। तो राहुल गांधी ने बताने की कोशिश की। मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी को ये परेशानी क्यों है कि भारत के अच्छे विचार पूरी दुनिया में फैलें और बाहर के अच्छे विचार भारत में आए, इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी को परेशानी क्यों है, ये भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए। यहाँ राहुल गांधी अपनी बात कह रहे हैं, बहुत सीधे साधे शब्दों में कह रहे हैं। आइडिया ऑफ इंडिया क्या है उसको दुनिया को बता रहे हैं। ये बता रहे हैं कि भारत किस तरीके से विविधता में एकता का देश है, किस तरीके से अनेकता में एकता का देश है, किस तरीके से यहाँ तमाम तरीके के विचार हैं और सब एक गुलदस्ते में जिस तरीके से कई तरीके के फूल उगते जाते हैं उस तरीके के अनेक विचार भारत में साथ साथ फल फूल रहे हैं। ये बताने की राहुल गांधी अगर कोशिश कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी को इससे परेशानी क्यों हो रही है कि भारत में तमाम तरीके के विचार फल फूल सकते हैं और यही भारत की अनेकता में एकता है और यही हमारा संविधान बताता है। इसमें भारतीय जनता पार्टी को परेशानी क्या है, ये स्पष्ट भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए। जी बिल्कुल। और जो हमने आज अपना कार्यक्रम का शीर्षक भी जो दिया है कि अमेरिका में राहुल ने मोदी को दिया है जो खुला चैलेंज, वो मेरा ख्याल है वो शीर्षक की सार्थकता आपकी इस बात से और स्पष्ट हो जाती है क्योंकि राहुल गांधी ने साफ साफ ये बता दिया है कि कहीं वो भारत की बुराई नहीं कर रहे बल्कि वो तो भारत की एक खूबी और उसकी खूबसूरती बता रहे हैं। और बीजेपी को उसी खूबसूरती से क्यों आपत्ति है, अब ये बीजेपी को बता देना चाहिए क्योंकि बीजेपी जिस तरीके से राहुल गांधी ने यहाँ पर भाषा का जिक्र किया है, अपने भाषण में उन्होंने तेलुगु भाषा को लेकर कहा, तमिल को लेकर कहा, तो ये बातें सीधे सीधे अमित शाह की उन बातों को काट रही हैं जब अमित शाह ने ये कहा था कि हिंदी हर जगह होनी चाहिए और एक ही भाषा। और आप देखिए कि मोदी जो है जब से उन्होंने सत्ता संभाली है वो हर बात पे एक देश एक ही है, एक देश एक वो, हमेशा उनकी जो सारी बातें होती है वो एक देश के साथ अपने एक विचार को लेकर आ जाते हैं। हालांकि एक देश एक चुनाव की बात भी करते हैं मोदी, वो एक अलग मुद्दा है, वो भी नहीं करवा पा रहे, कुछ भी नहीं करवा पा रहे हैं जितनी बातें वो अभी तक करते आए हैं। और यही उनके लिए सबसे बड़ी उनकी कमजोरी है कि जितनी बातें उन्होंने बोली किसी को वो पूरा नहीं कर पाए। और यहाँ राहुल गांधी बता रहे हैं कि आप जो असल में करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी भारत में आप एक ही विचार को थोपने की जो कोशिश कर रहे हैं, भारत के लोग उसको सफल नहीं होने देंगे और इस लोकसभा चुनाव के परिणाम इसका सबसे बड़ा सबूत है। राहुल गांधी ने जो बातें बोली हैं, बीजेपी का उनसे तिलमिलाना स्वाभाविक है और बीजेपी ने फिर यहाँ पर एक मौका तलाशने की कोशिश की कि कैसे राहुल गांधी को घेरे। और जब सैम पित्रोदा ने राहुल गांधी का परिचय कराते हुए जो कुछ कहा उसको लेकर बीजेपी ने घेरा है। हालांकि यहाँ भी बीजेपी ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। क्या कुछ कहा है सैम पित्रोदा ने, पहले हम उसको सुन लेते हैं। Hoping that we will all work together and Mr. Rahul Gandhi's agenda is to really address some of these larger issues. He has a vision, contrary to what BJP promotes by spending crores and crores of rupees. I must tell you, he is no papu. He is highly educated. He is well read. He is a strategist with deep thinking on any subject. And sometimes it is not very easy. अमरेंद्र जी, यहाँ सैम पित्रोदा ने कहीं भी नहीं कहा कि राहुल गांधी पप्पू है, बल्कि उन्होंने पप्पू शब्द का जो इस्तेमाल किया उसके पहले उन्होंने जो कहा था कि जैसा कि बीजेपी ने अभी तक बहुत रुपए बहाकर प्रचारित किया है, राहुल गांधी कोई पप्पू नहीं है, वो एक बहुत ज्यादा पढ़े लिखे और रणनीतिकार हैं, सुलझे हुए इंसान हैं। उनके लार्जर इश्यूज पर काम करना ये हमारा उद्देश्य है, इसको सैम पित्रोदा कह रहे हैं। लेकिन अमित मालवीय ने यहाँ पर पप्पू शब्द पकड़ा, मतलब अब ये वही है कि जिसकी जितनी बुद्धि वो उतना ही समझ सकता है शायद, क्योंकि अमित मालवीय ने ये कहा कि ये देखिए कि किस तरह वो उनका परिचय करा रहे हैं कि ये पप्पू नहीं है, जबकि सैम पित्रोदा ने ये कहा कि बीजेपी जिनको ये बोल रही है। पप्पू शब्द से हम भी कोई सहमत नहीं है और हो सकता है सैम पित्रोदा इसको और बेहतर तरीके से अपने विचार को रख सकते थे, लेकिन जो उनका विचार है यानी जो उनका संदेश है वो लोगों को समझ में आ गया, क्योंकि जब उन्होंने ये बात बोली और उसके बाद वहां पर सभागार में जो भी लोग बैठे होंगे उनकी ओर कैमरा नहीं है, लेकिन वहां से जिस तरह से चीयर किया गया उस बात को, उस पर
वाह किया गया, उससे समझ में आ सकता है कि राहुल गांधी की ये जो छवि खराब करने की कोशिश बीजेपी ने की वो किस तरह से नाकाम हुई। इसको सैम पित्रोदा ने बता दिया और उन्होंने बताया कि राहुल गांधी असल में कितने ज्यादा पढ़े लिखे और सुलझे हुए और समझदार इंसान है और वो खुद रणनीतिकार हैं, वो चीजों को समझते हैं। और हाथ कंगन को आरसी किया क्योंकि राहुल गांधी के जब हम भाषणों को सुनते हैं तो उसमें भी समझ में आता है वो केवल इश्यूज को उठाते नहीं है, वो उसकी एक जो तार्किक परिणति है या उसको किस तरह से सुलझाना चाहिए, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोजगार की बात है उसको किस तरह से सुलझाया जा सकता है। जाति जनगणना को लेकर उन्होंने जो बातें कही, इसके पहले कोरोना काल में भी हमने देखा कि किस तरीके से वो लोगों से, मतलब जो विशेषज्ञ हैं उनसे समझकर फिर वो अपने विचार रखते थे। और बीजेपी यानी मोदी जी इस बात को करते ही नहीं। और राहुल गांधी ने अपने भाषण में ये भी कहा कि सुनना जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी है, तभी आप समझ पाते हैं, क्योंकि लोग क्या बोल रहे हैं आप उनको ना सुनेंगे, अपने मन की करते रहेंगे तो कहां से बातें समझ में आएंगी। यहाँ पर सैम पित्रोदा की बात पर जिस तरीके से फिर बीजेपी ने एक जबरदस्ती का बवाल खड़ा करने की कोशिश की है, क्या यहाँ उसने फिर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली, क्योंकि उसका एजेंडा तो लगातार फेल होता हुआ दिख रहा है। जैसे मैंने पहले भी कहा संबिता जी, अगर भारतीय जनता पार्टी समझती है कि उसका फैलाया हुआ प्रोपेगेंडा जो है अब लोग उसको ही सच मानेंगे, तो अब ये चीज़ें रही नहीं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कुछ भी प्रोपेगेंडा करती है तुरंत उसका जो है वो फैक्ट चेक सामने आ जाता है। अब इस तरह की चीज़ें आ चुकी हैं। और हालांकि भारतीय जनता पार्टी को क्या आरएसएस को भी, बल्कि इस कहा जाए संबिता जी, शुरू से इस तरीके की कानाफूसी करने में, बातों को मरोड़ने की महारत हासिल रही है। लेकिन उस महारत, ये महारथी जो है वो किस तरीके से मात खाते जा रहे हैं ये भी देखा जा रहा है। अब जो कहा सैम पित्रोदा ने तो सीधे सीधे एक तरीके से कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को पप्पू साबित कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी की छवि खराब करने के लिए उसने जो अरबों रुपए खर्च किए वो उसके अरबों रुपए पानी में मिल गए। भारतीय जनता पार्टी पप्पू साबित हुई कि अरबों रुपए खर्च भी कर बैठी, राहुल गांधी की छवि भी नहीं बिगाड़ पाई। तो सैम पित्रोदा ने तो भारतीय जनता पार्टी को पप्पू साबित कर दिया और ये कहा कि राहुल गांधी बहुत अच्छे स्ट्रेटजिस्ट हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत ज़्यादा उनका हर विषय पे नॉलेज है और बहुत लंबा सोचने वाले हैं और डीप थिंकिंग है उनकी, यानी कि बहुत गहरा सोचते हैं, ये सैम पित्रोदा ने कहा। तो भारतीय जनता पार्टी की असल में जो ट्रोल आर्मी है समिता जी, ये सोचते ही हैं कि इस ट्रोल आर्मी के जरिए ही चुनाव जीते जाते हैं। अगर इस ट्रोल आर्मी के जरिए और इस मीडिया के जरिए अगर चुनाव जीते जाते समिता जी, तो 2024 का लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी होती, 303 की बजाय 240 में नहीं आती। चूँकि ये ट्रोल आर्मी तो पूरे चुनाव के दौरान भी थी, ये मीडिया तो पूरे चुनाव के दौरान भी था, भारतीय जनता पार्टी के लिए उसी तरीके से काम कर रहा था जैसे आज कर रहा है या पहले करता रहा था। तो आप ये चुनाव नहीं जीत पाए। तो राहुल गांधी ने भी जो बात कही थी कि जनता ने समझ लिया कि चूंकि ये भारतीय जनता पार्टी संविधान पे हमले कर रही है और ये संविधान पे हमले हमारे धर्म के ऊपर भी हमले हैं, हमारी आस्था के ऊपर भी हमले हैं, हमारे लोकतंत्र के ऊपर भी हमले हैं, इसको इस जनता ने इस तरीके से लिया और भारतीय जनता पार्टी को दंडित किया। जो परेशानी की बात है समिता जी वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में हारने के बावजूद अभी तक ये नहीं समझ पा रही है कि उसकी इस तरीके की रणनीतियाँ, तथ्यों को तोड़ मरोड़ के पेश करना, मीडिया और आईटी सेल के दम पे राजनीति करना, ये उसको भारी पड़ चुका है। और देश की जनता समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी के राजनीति करने के यही दो हथियार हैं कि अफवाहें फैलाना, चाहे वो मीडिया के ज़रिए हो और चाहे वो ट्रोल आर्मी के ज़रिए हो, यही उसके हथियार हैं। देश की जनता इस तरीके को अच्छी तरीके से समझ चुकी है। अगर भारतीय जनता पार्टी ये नहीं समझ पा रही है तो ये भारतीय जनता पार्टी की कमज़ोरी है, ये किसी और की कमज़ोरी नहीं है। आप राहुल गांधी के लिए पप्पू कहिए, चाहिए कहिए कि सैम पित्रोदा ने पप्पू कह दिया, लेकिन वो तो अब ऑन रिकॉर्ड है, सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का ये एजेंडा चलने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस बात को जितना जल्दी से जल्दी समझ सके और अपनी रणनीति में सुधार करे तो ये उसके फ़ायदे में होगा, ये किसी और के फ़ायदे में नहीं होगा। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी इसी रणनीति पे काम करती रहती है तो आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी के लिए और परेशानियों भरा होगा। ये बात भारतीय जनता पार्टी को समझने की है जो अभी तक समझ नहीं पा रही समझता है। जी, बीजेपी या तो समझ नहीं रही या फिर बीजेपी में आईटी सेल के लोग जो हैं वो अब खुद बीजेपी के लिए गड्ढा खोदने में लगे हुए हैं, क्योंकि उनको भी समझ में आ गया है कि अब और इससे ज्यादा कुछ हासिल नहीं होने वाला। तीसरी बार सत्ता तो मिल गई, लेकिन ये सत्ता भी कब तक रहेगी इसका भी कोई ठिकाना नहीं है।
और इस बीच मोदी जी भी अब जिस तरीके से विदेश यात्राओं पर लग गए हैं, मतलब सत्ता संभालते ही उनके कई देशों के दौरे हो चुके हैं और अब वो फिर से सितंबर में ही आखिर में जाने वाले हैं अमेरिका, जहां पर वो न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के उसमें जाने वाले बैठक में। लेकिन क्या अमलेंदु जी, मोदी जी को यहाँ भी एक राहुल गांधी से बड़ा चैलेंज मिला है, क्योंकि जितने बार भी मोदी बतौर प्रधानमंत्री अमेरिका गए हैं, खूब उसका प्रचार किया गया, वो जगह जगह गए और उसके बाद मोदी मोदी के नारे लगवाए और बिल्कुल उन्होंने ये बताया कि वो कितने ज्यादा सफल हैं या कितने, मतलब लोग जो जिस तरह से बीजेपी उनकी तस्वीरें दिखाती थी कि यहाँ मोदी को इतना स्वागत मिला, वहां इतना स्वागत मिला, ये सारी बातें, जबकि इससे पहले चाहे मनमोहन सिंह है, चाहे राजीव गांधी है, चाहे इंदिरा गांधी है या नेहरू जी खुद, उनके साथ जो अमेरिकी राष्ट्रपतियों का व्यवहार रहा है और मोदी के साथ जो रहा है, मतलब ये सब क्योंकि वहां के राष्ट्रपति अगर भारतीय प्रधानमंत्री का स्वागत करते तो वो भारत के प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं, वो नरेंद्र मोदी का स्वागत करने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन हमने ये देखा है कि राहुल गांधी इस बार डैलस पहुंचे तो किस तरह से उनका स्वागत हुआ और अब उनकी बातों को जो लोग सुन रहे हैं, अभी वो वॉशिंगटन डीसी में जब मीडिया को, जहां प्रेस को संबोधित करेंगे तब और क्या बातें निकलेंगी, इन सब का जब मोदी पहुंचेंगे अमेरिका तो जाहिर है उनसे इन सब को लेकर भी सवाल हो सकते हैं। क्या मोदी के लिए यही एक बड़ा चैलेंज है? ये भी एक बड़ा चैलेंज है कि वो किस तरह से राहुल गांधी की इस यात्रा के बाद अपने दौरे को वो सफल बना पाएंगे और किस तरह से राहुल गांधी की एक जो बड़ी लकीर राहुल गांधी अभी खींच चुके हैं, उससे बड़ी लकीर क्या मोदी यहाँ खींच पाएंगे या फिर बीजेपी की तरह वो, मतलब जो अभी तक उनकी जो तरीका रहा है, जो प्रणाली रही है कि मिटाते चलो, लकीर छोटी करते चलो, उसको बड़ी लकीर अपनी ना खींचो, यही मोदी करेंगे अभी भी? देखिए समिता जी, असल में नरेंद्र मोदी के सामने दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं। एक तो ये कि नरेंद्र मोदी जब जाते हैं, अब जैसे व्हाइट हाउस में उनका पिछली बार हुआ कार्यक्रम प्रेस के साथ बातचीत करने का, और पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस बताई गई कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ करेंगे जो बाइडेन के साथ में, लेकिन उसमें भी पहले से तय कर दिया गया कि सवाल क्या पूछे जाएंगे और क्या नहीं पूछे जाएंगे, ये पहले तय कर दिया गया। और ये बाकायदा वहाँ के मीडिया ने कहा कि साहब ये कहा गया है कि उनसे सवाल नहीं पूछे जाएंगे क्योंकि वो पसंद नहीं करते हैं और सवाल जो पूछे जाएंगे वो रिटन में पूछे जाएंगे। इस तरह ये चीज़ें हैं। राहुल गांधी की जितनी भी यात्राएँ हुई हैं सुमित्रा जी, चाहे वो कैम्ब्रिज की हुई हो चाहे यूएस की हुई हो, सारी यात्राओं में राहुल गांधी ने प्रेस के साथ भी बातचीत की है। राहुल गांधी ने इस तरीके से जाकर के छात्रों के साथ और शिक्षकों के साथ संवाद भी किया है, जैसे कि आज राहुल गांधी ने संवाद किया। और राहुल गांधी की जो पिछली विदेश यात्रा, जब यूएस यात्रा हुई थी, तो जाकर के बाकायदा वो प्रेस के साथ मिले थे और तीखे सवालों का उन्होंने सामना भी किया था। इसी तरीके से ब्रिटेन में भी उन्होंने प्रेस के तीखे सवालों का सामना भी किया था। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरीके से किन्हीं सवालों का सामना करने की स्थिति में है? प्रधानमंत्री के ऊपर दबाव होगा कि राहुल गांधी जिस तरीके से वहाँ जाकर के बातचीत कर रहे हैं और जनता के सवाल ले रहे हैं, वहाँ जो भारतवंशी हैं उनके सवाल ले रहे हैं, नरेंद्र मोदी भी जब यूएस जाएं तो वहाँ जाकर के भारतवंशियों के इसी तरीके से रैंडम सवाल लें और इसी तरीके से रैंडम जवाब दें। क्या प्रधानमंत्री इस तरीके के रैंडम सवाल ले सकते हैं और रैंडम जवाब दे सकते हैं? क्या प्रधानमंत्री के अंदर ये क्षमता है? और अगर ये क्षमता है तो राहुल गांधी का ये खुला चैलेंज प्रधानमंत्री को स्वीकार करना चाहिए कि वो जो अमेरिका जाएंगे तो भले ही भारतवंशियों से वो सवाल लें, सीधे सीधे सवाल, रैंडम सवाल लेंगे और रैंडम जवाब प्रधानमंत्री देंगे। मालूम पड़ जाएगा प्रधानमंत्री कितनी प्रतिभा के धनी है। मन की बातें करना समिता जी बहुत आसान है। मैं भी मन की बातें आसानी से कर सकता हूं कि अगर मुझे किसी के जवाब ना देने पड़े और मुझे अगर आपके सवालों के जवाब नहीं देने हो तो मैं यहाँ भी एक आलाप कर सकता हूं और मैं मतलब मोनोलॉग कर सकता हूं और मैं यहाँ एक तरफा राग गा सकता हूं। लेकिन अगर मुझे आपके सवालों के जवाब देने हैं तो मुझे तैयारी के साथ आना पड़ेगा और मुझे आपके रैंडम सवालों के रैंडम जवाब देने होंगे और मेरी कितनी क्षमता है आपके सवालों के जवाब देने की, ये मेरी मेधा का पता चल जाएगा। तो क्या प्रधानमंत्री के अंदर इस तरीके की मेधा है? जैसा कि सैम पित्रोदा कह रहे थे कि राहुल गांधी के पास डीप नॉलेज है, डीप थिंकिंग है, राहुल गांधी उन सवालों के जवाब दे पा रहे हैं। राहुल गांधी अगर इस सवाल का जवाब दे रहे हैं राहुल गांधी कि भारत क्या है, संविधान में भारत की क्या अवधारणा है और किस तरीके से आइडिया ऑफ इंडिया भारत के संविधान में है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस भारत के संविधान को लेकर के इसी तरीके के सवालों के जवाब दे सकते हैं? क्या प्रधानमंत्री बता सकते हैं कि धारा के जो अनुच्छेद 370 को हटाने की बात प्रधानमंत्री करते हैं, प्रधानमंत्री जिसको लेकर के चुनाव लड़े थे, प्रधानमंत्री रैंडम सवालों के जवाब वहां जाकर के यही दे दें कि अनुच्छेद 370 में से प्रधानमंत्री ने क्या क्या चीज़ें हटाई हैं, यही जवाब अगर प्रधानमंत्री दे देंगे हम समझेंगे प्रधानमंत्री बहुत ज्ञानवान है। प्रधानमंत्री ये जवाब भी नहीं दे सकते समिता जी कि अनुच्छेद 370 में से
इस सरकार ने क्या क्या हटाया है और क्या क्या अभी अनुच्छेद 370 का संविधान में बाकी है। प्रधानमंत्री अगर रैंडम ये सवाल दे सकें, हमें लगता है कि राहुल गांधी का चैलेंज उनको ये स्वीकार कर लेना चाहिए, जाकर के जवाब दें कि भारत क्या है, आइडिया ऑफ इंडिया क्या है, प्रधानमंत्री की नज़र में भारत क्या है। राहुल गांधी को बताया है कि भारत क्या है, राहुल गांधी ने बताया है कि भारत जो है वो विविधता में एकता का गुच्छा है, एक गुलदस्ता है, और जिस तरीके से गुलदस्ता में तमाम तरीके के फूल होते हैं, उसी तरीके से भारत में तमाम विचारों का एक समूह है। ये है प्रधानमंत्री। जिस एक राष्ट्र एक समूह है और एक विचार की बात करते हैं, तो प्रधानमंत्री बताएं कि उनका एक विचार क्या है। प्रधानमंत्री बताएं, जिस तरीके से अमित शाह ने जाकर के कहा था हिंदी हिंदी हिंदुस्तान, जो बात कही थी उन्होंने। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि अगर हम तेलुगु की बात करते हैं तो भाषा की हम बात नहीं करते हैं। तो आप भी अगर बताते हैं कि आपका एक राष्ट्र एक विचार है, तो बताइए जाकर कि एक राष्ट्र क्या विचार है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री के सामने ये दिक्कत है और उनके सामने चुनौती बढ़ गई है कि वो किस तरीके से अपने दौरे को वहाँ जाकर के सफल बनाते हैं। चुनौतियाँ बहुत ज़्यादा हैं। राहुल गांधी पहले जाते थे तो वो राहुल गांधी के तौर पर जाते थे, कांग्रेस सांसद के तौर पर जाते थे। आज राहुल गांधी जब गए हैं तो नेता विपक्ष के तौर पर गए हैं। जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री के सामने चुनौतियाँ इसलिए ज़्यादा हैं कि भारत में लोकसभा का नेता विपक्ष बाहर जाकर के जिस तरह की बातें कर रहा है कि क्या भारत का प्रधानमंत्री भी उसी स्तर पर जाकर के बातें कर सकता है या नहीं कर सकता है, ये चुनौती है वो नरेंद्र मोदी के सामने पड़ गई है। सर बिल्कुल, नरेंद्र मोदी के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती, और मेरा ख्याल है ये उनके सत्ता के तीसरे काल में आकर उनको ये मतलब अभी तक जो 11 सालों का शासन मान लें तो ये अभी तक की सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि एक और पहुंचे अमेरिका में नेता प्रतिपक्ष, और उनके दौरे के तुरंत बाद होगा भारत के प्रधानमंत्री का दौरा, और दोनों दौरों का जो फर्क है इसको दुनिया देखेगी। मोदी चाहे ना चाहे, बीजेपी की लाख आपत्ति हो, लेकिन दुनिया उसका कंपैरिजन, उसकी तुलना करेगी कि राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष हैं उन्होंने किस तरह से भाषण दिए, उन्होंने क्या बातें बोली, उन्होंने किस तरह मीडिया के सवालों का जवाब दिया। और दूसरी ओर रहेंगे मोदी, जिनके बारे में अभी ये देखना बाकी है कि वो मीडिया के सवालों का जवाब देते हैं या नहीं देते। लेकिन सबसे बड़ी बात कि वो अमेरिका जाकर किस तरह के भाषण देते हैं, क्या उनके भाषणों में फिर से वही सारी बातें आएंगी कि मैं आया तो ऐसा हुआ, मैं आया तो वैसा हुआ, और 2014 के पहले भारत में कुछ था ही नहीं। अगर मोदी ये बोलते हैं तो फिर दुनिया उसका भी विश्लेषण करेगी कि ये कैसा प्रधानमंत्री है जो आकर अपने ही देश की बुराई कर रहा है। मतलब मोदी क्या बोलेंगे इस बारे में अभी हम कुछ नहीं जानते, लेकिन जो बोलेंगे दुनिया उसका विश्लेषण करेगी। ये बात बीजेपी को अभी से समझ लेनी चाहिए। और मोदी को जो ये खुला चैलेंज मिल चुका है राहुल गांधी की तरफ से, एक अघोषित चैलेंज है। राहुल गांधी ने ये बिल्कुल नहीं कहा कि मैं आया हूं, अब आप आइए मोदी जी और आप देखिए आप क्या बोलते हैं, ये उन्होंने नहीं कहा। लेकिन दुनिया इसको इसी नजरिए से देख रही है, क्योंकि बात है अमेरिका की। वहां पहुंचे हैं राहुल गांधी और अब जाने वाले हैं मोदी। तो दोनों की यात्राओं में, दोनों के दौरों में जो फर्क होगा दुनिया उसको देखेगी, और इसमें राहुल गांधी अगर बढ़त ले लेते हैं तो फिर मोदी उसका मुकाबला किस तरह से करेंगे, ये सबसे बड़ा चैलेंज इस समय उनके सामने है। तो अमरेंद्र जी, आज इस चर्चा को हम यहीं खत्म करते हैं। देखते हैं आगे और राहुल गांधी के कार्यक्रमों में और क्या क्या बातें निकलती हैं, उन पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। आज दीजिए इजाजत। आप सभी दर्शकों का भी शुक्रिया जो आज आप हमारे साथ जुड़े और आपने इस कार्यक्रम को ध्यान से सुना। आगे भी आप बने रहिए डीबी लाइव के साथ और देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।